हमने देखा कि कुछ कैफियत होती है गुमगू की, कुछ कैफियत होती है कन्फ्यूजन की और कुछ कैफियत दीगर कैफियत होती हैं, लेकिन कल तो हमारी समझ में ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। और जिसको फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वक्त पे वक्त, वक्त पे वक्त आता रहा। और वो वक्त ये था कि समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या, क्योंकि आईनी तरमीम करनी है हुकूमत ने, और उस आईनी तरमीम के लिए जो है वो कानून साजी उन्होंने करनी है। और उस कानून साजी के लिए कहा तो ये जाता रहा कि नंबर हमारे पास पूरे हैं, लेकिन वो कैसे नंबर पूरे हैं, अरे ये तो अधूरे हैं। जी हाँ, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे ना। कल हमने देखा कि बहुत कोशिश हुई मौलाना साहब को मनाने की, अपोजिशन गई, हुकूमत गई, और उसका फिर शाखसाना ये हुआ कि जब ये सारा खेल हो गया, ख्वाजा आसिफ असम्बली के हाथे से बाहर निकले, और बाहर निकलते इंतहाई मायूस दिखाई दिए, और बाज़ाब्ता उन्होंने कह दिया कि मौलाना ने हमारा साथ नहीं दिया। इस पर ज़रा हम बात करें कि इसकी क्या अब लीगल इम्प्लिकेशंस होंगी, आगे क्या होने जा रहा है। और ये जो तरमीम है, बहुत सारे जो इत्तेहादी हैं और बहुत सारे जो अपोजिशन मेंबरान हैं, उनका ये कहना है, इवन बहुत सारे का सारे इत्तेहादी कह रहे हैं हमें तो बता दें कि क्या करना चाह रहे हैं आप। तो साबिक अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अर्ली इन द मॉर्निंग। अख्तर साहब, कल हमने देखा पूरा दिन इतने बजे इजलास होगा, फिर इतने बजे, फिर इतने बजे, हुकूमत नंबर गेम पूरा नहीं कर पा रही है। और जो एक जो उज़र आ रहा है ना अख्तर साहब, वो ये आ रहा है कि मौलाना साहब समेत, फारूक सत्तार समेत दीगर तमाम जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं आप बताइए तो आप करने क्या जा रहे हैं। गो कि अब चीता चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये जो आईनी तरमीम का जो पैकेज है अख्तर साहब, आपके पास ये है, और क्या आपको मालूम है कि क्या करने जा रही है हुकूमत? जी, हुकूमत की जो आईनी तरमीम का पैकेज अगर कोई है तो मैंने नहीं देखा। जहाँ तक बात है पॉलिटिकल पार्टीज की कि वो कह रहे हैं कि उनको एतमाद में दिया जाए और उनको बताया जाए कि ये कहानी है क्या, तो उसी तरह मेरा ख्याल है बार एसोसिएशंस भी शायद यही बात करना चाहती हैं या कर रही हैं कि चूँकि मामला जो है ये कानूनी इस्लाहात का है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का है, तो मुनासिब यही होगा कि उनको भी एतमाद में लिया जाए। और सारी कौम जो है यकीनन ये जानना चाहती है कि जो भी कवानीन लाया जाए या आईनी तरमीम की जाए, वो सबके सब जो है वो सामने आए, क्योंकि कभी कलेक्टिव विजडम में नुकसान नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर उनकी इनपुट ली जाए तो बेहतरी ही आई है। कभी जो बात इसमें होगी वो कंस्ट्रक्टिव ही बात होगी। मुझे यकीन है कि जो लोग पार्लियामेंट से बाहर बैठे हुए हैं वो भी इसके अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आप देखेंगे कि 18th अमेंडमेंट जब लेके आई गई थी, तब भी जो बात थे उसके अंदर जो है वो किसी को पता नहीं था सवाए पार्लियामेंटेरियंस के जो कि सारे मामले में थे, उनको ही पता था, और उसके अंदर इनपुट जो है वो शायद नहीं ली गई थी। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे मामला में वो बहुत सीरियस सिलसिले थे और उसके बहुत दूररस किस्म के उसके नताइज हुए, लेकिन उसमें भी बहुत सारी जगह पे मामला रह गए थे। तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम इस्लाहात लेके जो आ रहे हैं वो शायद इतनी दूरस्त और या मौसर ना हो। ये बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए, और काबीना ने मेरे इल्म के मुताबिक कम से कम अखबार में तो नहीं आया कि काबीना ने इस बिल की कोई मुसवदे की कोई मंजूरी दी हो। अगर ये हुकूमती बिल है तो काबीना के मंशा के, काबीना की इंडोर्समेंट के बगैर नहीं आ सकता। और अगर ये प्राइवेट मेंबर बिल है तो फिर तो वो उसको टेबल किया जा सकता है, लेकिन डिबेट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ऐसा कल रात को पार्लियामेंट से बाहर निकलते हुए ख्वाजा आसिफ बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दिए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं थे। उन्होंने बराह रास्त ही कहा है कि मौलाना हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। असम्बली में जो जोड़ तोड़ हो रहा है, मतलब सवाल ये है कि क्या उनका बयान मुस्तकबिल की सियासत में किसी बड़ी तब्दीली का इशारा दे रहा है? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है इस बारे में? मेरी सियासी बसीरत तो काफ़ी कमज़ोर है, और
वैसे भी मैं कानून का तालिब इल्म माहिर नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस से अक्रॉस द आयल सब मिलके कर सकते हैं। माजी में भी आपने देखा कि बहुत सारे तरामीम जो हैं उसमें अपोजिशन और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उन्होंने इकट्ठे मिलके मुल्क और कौम के लिए, मसलन 25वीं जो तरमीम है जिसमें KPK को रिकग्निशन दी गई, उसको मर्ज किया, वो जो मर्जर हुआ KPK में फाटा के कवानीन को खत्म किया गया, तो ये एक बहुत खुशआइन बात है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत सारी तरामीम की ज़रूरत है। मसलन मेरे नज़दीक लोकल गवर्नमेंट्स की टेन्योर में और गवर्नमेंट्स का जो सारा सिलसिला है उसको भी आईनी तरमीम के ज़रिए इंश्योर करना चाहिए कि वो टाइमली बेसिस पे हो। मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पे एजुकेशन को एक बुनियादी हक दे रहे हैं, हेल्थ को भी एक बुनियादी हक है आपका, उसके मुतालिक भी आप लेजिस्लेशन कीजिए। ये दोनों जो एजुकेशन और हेल्थ है ये आपके प्राइमरी टारगेट्स होने चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके मुताबिक आप इस सारे मामला को फंडामेंटल राइट्स के जरिए इन्फोर्समेंट की तरफ लेके चलिए। जजेस की अपॉइंटमेंट में जो है बिल्कुल इस्लाहात की ज़रूरत है। जो 1973 में कानून आइन आया था उसमें इंडक्शन की एज 40 थी हाई कोर्ट के जजेस की। उसके अंदर भी आप देखिए कि उसको आपने 45 कर दिया, तो उसको भी वापस 40 पे आना चाहिए। इसी तरह जो है NFC वगैरह के जो मामलात हैं इनको रिविजिट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे इस्लाहात चाहिए। एब्सोल्युटली सर, ये जो हमारे बहुत सारे इस्लाहात, बहुत सारी तरमीम ज़रूरी हैं अशतर साहब। एक सवाल ये कि फ़र्ज़ कीजिए अब नंबर गेम कर लेती है ना हुकूमत पूरा, और वो किसी तरीके से इसको पास कराने में कामयाब हो जाती है। अब एक तो ये कि इस पे फिर इम्प्लीमेंटेशन कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, एक दूसरा ये कि अगर ये चीज़ हो जाती है तो क्या ये चैलेंज हो सकती है किसी कोर्ट में? जी, चैलेंज बारहा 21वीं तरमीम भी चैलेंज की गई थी, 8वीं तरमीम भी चैलेंज हुई, और चैलेंजेस होते हैं, लेकिन सवाल ये होगा कि क्या ये चैलेंज कामयाब होगा। अब दो चीज़ें होती हैं, एक है कि जहाँ पे सब्सटैंशियल यानी आइन की दूसरी जो शिकें हैं उनकी कसौटी के ऊपर जब आप उसको टेस्ट करें तो क्या वो उसको पास कर जाएगी या नहीं, ये एक सवाल होगा। अभी तक तो कोई आईनी शिक जो है जिसमें तब्दीली लाई गई हो या आइन जो है उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि हम आईनी तरामीम को भी देख सकेंगे। वो के आइन के अंदर 239 में लिखा है कि उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ, मेरी राय में वो नाक़सी है, आइन की अंदर जो इस्लाहात है उनको चैलेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट का काम है। दीज आर पॉलिटिकल क्वेश्चंस। लेकिन आइन में तरमीम का क्या तरीक़ाकार है उसके मुतालिक मुझे ज़रूर रिजर्वेशन है, और वो ये है कि आइन के अंदर जब तब्दीली की जा रही हो, आइन के अंदर इस्लाहात लाई जा रही हो, तो फिर वो कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए, वो जल्दी में नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर जो है डिबेट होनी चाहिए, और वो दूररस नताइज को सामने रखते हुए की जानी चाहिए। उसका जो इम्पैक्ट एनालिसिस है वो बहुत ज़रूरी है, और इम्पैक्ट एनालिसिस रातों रात नहीं होता। और जो लफ्ज़ है we the people is not confined only to the members of the parliament. इसके ऊपर लाजमी तौर पे ये सारे एक्सरसाइज होनी चाहिए। मेरी राय में वो लोग आइन के अंदर तब्दीलियाँ ला सकते हैं जिन्होंने इलेक्शन इस स्लोगन पे लड़ा हो कि वो आइन के अंदर फला तरमीम ला करके बेहतरी की तरफ उसको लेके जाना चाहते हैं, तो फिर उनको साहिब हक होगा। हक तो अभी भी पार्लियामेंट को है, वो सब मिल के ये काम कर सकते हैं। अशतर साहब, ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि एक तो ये कि कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए,
راتوں رات نہیں ہونا چاہیے, سب کے مشاورت سے ہونا چاہیے, اس کا امپیکٹ انالیسس اس کو کیلکولیٹ کر کے تمام تر چیزیں ہونی چاہیے. ناؤ اگر آپ اشتر اوصاف صاحب اس وقت اٹارنی جنرل ہوتے, آپ حکومت کو پہلی بات تو یہ کہ مشورہ کیا دیتے, اور آپ کی نظر میں جس طریقے سے ہو رہا ہے نا, کیونکہ کل 3 بجے پھر 8 بجے پھر 10 بجے پھر وہ جی ایک علامتی کارروائی کینسل ہو گیا, آج پھر دوپہر 12 ساڑھے 12 بجے, تو از دا گورنمنٹ گوئنگ دا رائٹ وے جس طریقے سے وہ کرنا چاہ رہی ہے, یا پھر آپ کچھ اور مشورہ دیتے ہیں ان کو؟ دیکھیے مشورہ جو ہے جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے صاحب مشورہ دیا ہوگا, لازمی طور پہ بہت قابل آدمی ہے اور بہت ہی ذہین ہے. اسی طرح ہمارے وزیر قانون بہت ذہین ہے, ہمارے مشیر قانون بہت ذہین ہے, اور ایک بہت اچھی لیگل ٹیم گورنمنٹ کے پاس ہے. ان سب کے جو صاحب رائے ہے, ان سب کے جو اوپینین ہے وہ بہت وزن رکھتی ہے. بات اس میں رائے کی شاید قانونی رائے کی اتنی نہیں ہے جتنی پولیٹیکل طریقے سے اس سارے معاملے کو لے. These are political questions. لیگل کوشچنز جو ہوں گے وہ تو ہوں گے کہ خد و خال کیا ہونے چاہیے آئین کے, اس کے اندر کس طریقے سے الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے, اس کے اندر کس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کا باقی جو شک ہے جو آئین کی ہیں اس کے مطابق ہوگا, کیا اس کے اندر ہارمونیس ساری چیزیں ہوں گی یا وہ ڈس جوائنٹڈ ہوگا. یہ ہے لیگل کوشچن جو اٹارنی جنرل اور لا منسٹر, ایڈوائزر آن لا, اور جو لا منسٹری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو پارلیمنٹیرین ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ وزیر ہی ہوں یا اٹارنی جنرل ہوں, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ بہت اس پہ میں کرنے والے لوگ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نائک صاحب ہیں, آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ہے رضا ربانی صاحب ہیں, یہ دونوں مشق لوگ ہیں جنہوں نے سینٹ کو چلایا, جنہوں نے جو قانون دان ہیں. تو اٹ از مور آف اے پروسیجرل تھنگ, اٹ از اے پولیٹیکل تھنگ. اور پالیٹکس میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ضرور ہوتا ہے, لیکن قانون میں اسٹیبلٹی ہی ہونی چاہیے, آئین میں زیادہ اسٹرینگتھ ہونی چاہیے. اشتر صاحب آپ نے کہا کہ اٹس مور آف اے پروسیجرل تھنگ, اور اگر صرف یہی بات ہے تو آئی نو کہ یو آر ناٹ دا اپروپریٹ پرسن ٹو آسک دس کویسچن, بٹ اسٹل آئی ووڈ لائک ٹو پٹ دس کویسچن آن کہ اگر تو صرف پروسیجرل ہے اور یہ اصلاحات اور ترمیم اتنی زیادہ مطلب کہ ہونا ضروری ہے, تو دیگر جماعتوں کو کیا جو ہے ان کو ریزرویشنز ہے؟ لائک مولانا فضل الرحمان صاحب, ہی از ایبسلیوٹلی, وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس پہ آپ کو ووٹ نہیں دوں گا. مینگل صاحب تو وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی نہیں دیں گے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں دکھا دیں, آپ ہمیں دکھا دیں. اف اٹس جسٹ اے پروسیجرل تھنگ, حکومت دکھا کیوں نہیں دیتی, کیا مسئلہ؟ آئی تھنک میں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اسمبلی کا اجلاس بار بار مؤخر ہو رہا ہے, یہ پروسیجرل ہے. جو آئین کی ترامیم ہے یا قوانین جو لے کے آ رہے ہیں وہ پروسیجرل نہیں ہے, وہ سبسٹینٹیو ہے. دے گو ٹو دا روٹ آف مینی تھنگس. فار انسٹنس کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کیسا ہونا چاہیے, یہ پروسیجرل بالکل نہیں ہے, یہ سبسٹینٹیو. یہ ایک سی چینج ہوگا جو پہلے کی ججمنٹ سے مختلف ہوگا. پہلے کی ججمنٹ سے سینیورٹی کا اصول ہے, آل دوز تھنگس. So I should not be taken to have said کہ یہ اصلاحات جو لائی جا رہی ہیں وہ پروسیجرل. ہاں یہ میں ضرور کروں گا کہ all political parties should give up their differences, because وہ differences جو ہیں وہ آپ کی حکومت کے متعلق ہو سکتے ہیں, اسٹیٹ آف پاکستان کے متعلق ڈفرینسز ہونے چاہیے. اور اگر کوئی آئینی ترمیم یا قانونی ترمیم اسٹیٹ آف پاکستان کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے ہے, تو میری التجا ہوگی سب سے کہ وہ اپنے ڈفرینسز کو چھوڑ کر ٹالرنس شو کریں ایک دوسرے کے لیے. چارٹر آف ٹالرنس ضرور لے کے آئیں ان معاملات کے اندر, چارٹر آف ڈیموکریسی کو بڑھائیں اس سارے معاملات کے اندر,
चार्टर ऑफ इकोनॉमी को अपने सीने से लगाएं और इस मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करें। याद रखें, अगर लीगल स्टेबिलिटी है, अगर आपका जस्टिस सिस्टम प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर रहा है, लोग भागे भागे आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब आप देखते हैं कि जगह जगह कंटेनर खड़े हुए हैं आपके कैपिटल में, तो फिर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आएगा। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ों की चाहिए, आपको रुपए पैसे की, डॉलर्स की, यूरोस की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ब्रेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपके लोग जो है वो मुल्क में वापस आए, इस तरह में लोग वापस आए और उन्होंने अपने मुल्क को इस्तेकाम बख्शा, अपनी फिजिकल इनपुट से, अपनी मेंटल इनपुट से, अपनी इकोनॉमिक इनपुट से। आई थिंक दैट इज द पाथ दैट वी शुड बी टेकिंग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अशतर औसाफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त सारा मसला ही यही है कि ये जो मुसव्वदा है, मतलब कि सारी चीज़ें हो गई, नंबर गेम्स पे दावे हो गए, इजलास पे इजलास, और उसकी टाइम पे टाइम आता रहा, सब हो गया, लेकिन क्या नहीं हुआ, लोगों के हाथ वो मुसव्वदा नहीं आ रहा कि जिस पे तरमीम करनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।